चलिए आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहले पॉइंट इन स्पेस, अगर कोई पॉइंट स्पेस में है उस वाले चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन क्या बनते हैं, कैसे उसको करेंगे। तो जो चैप्टर रहेगा वो आपका आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का द पॉइंट इन स्पेस। इस चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कुछ चीजें पहले आपको मैंने बता दिया है कि ऑक्टेंट्स क्या होते हैं, इक्वेशन क्या होते हैं, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, वो सारी चीजें आपको पहले बता चुके हैं। अब इसमें जो है हम आपको क्वेश्चन बताएंगे। तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें देखिए। पहले तो डायरेक्शन कोसाइन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक चीज और देखिए इंपॉर्टेंट चीज, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस हैं, इन एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, जरा फिगर देख लीजिए पहले। ये आपका ओ एक्स, ये वाई और ये आपका जेड। अब देखिए हम पहले डायरेक्शन एंगल बताएंगे, फिर डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे, फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताएंगे क्या होगा। सबसे पहली चीज थोड़ा सा समझिए। पहले पहले होता है डायरेक्शन एंगल। यदि कोई लाइन थ्री स्पेस में यानी 3D में यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा, जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बनाती है तो हम क्या कहते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं और अल्फा बीटा गामा को डायरेक्शन एंगल कहते हैं। यानी अगर 3D में कोई रेखा है, कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्सिस के साथ अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्सिस के साथ बीटा कोण बना रही है। अगर मान लीजिए यही रेखा है, ये कोई रेखा है, एक्स एक्सिस के साथ ये अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्सिस के साथ ये बीटा कोण बना रही है और जेड एक्सिस के साथ गामा कोण बना रही है। तो इस अल्फा बीटा गामा जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल दिक् कोण कहते हैं। और इन्हीं का अगर कोसाइन यानी कॉस ले लिया जाए तो उसको कहते हैं हम डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये कह रहा है कि इनका हमें क्या करना है, देखिए इसी को हम एल एम एन से प्रदर्शित करते हैं। इसको एल लिखते हैं, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको यम लिखते हैं और इसको क्या करते हैं शॉर्ट फॉर्म में एन से प्रदर्शित करते हैं। ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब कह रहा है कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन हमें चाहिए। तो देखिए एक्स एक्सिस का हम पहले लिख रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन, एक्स डायरेक्शन डी सी एस डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, एक्स एक्सिस स्वयं के तीनों एक्सिस आप जानते हैं एक्स वाई जेड, ये तीनों एक्सिस क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सब एक दूसरे से क्या करते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो अब हमें क्या है, एक्स एक्सिस से पहले एंगल हम देखेंगे कितना कितना। देखिए एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ कोण पहले देखना है। कोई भी रेखा स्वयं के साथ कितना है, कोई भी रेखा स्वयं के साथ 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना कोण बनाएगा, 0 डिग्री। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होते हैं, दूसरे के परपेंडिकुलर 90 डिग्री होते हैं। तो वाई एक्सिस के साथ एक्स एक्सिस कितना कोण बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। एक्स एक्सिस पे जेड एक्सिस भी क्या होता है, वो भी परपेंडिकुलर होता है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा।
और यहाँ cos 0, इनका कोसाइन ले रहे हैं हम, ये cos 90 और ये भी cos 90, तो इसका मान कितना 1, इसका 0, इसका 0। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या हुआ, डीसीएस ऑफ एक्स एक्सिस, DCS of x-axis is 1 0 0। इस तरह से आप लिख सकते हैं 1 0 0, यानी एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0। अब बाकी एक्सिस का भी देख लीजिए, एक का पता चल गया तो सबका पता चल जाएगा। और एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा, देखिए एक्स एक्सिस का ये हुआ, अब यहाँ वाई एक्सिस का चाहे लिख लें, DCS ऑफ वाई एक्सिस। अब देखिए वाई एक्सिस क्या होगा, स्वयं के साथ ही 0 कोण बनाएगी, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, यानी अब केवल यही 1 होगा वाई कोऑर्डिनेट इसका, बाकी क्या हो जाएंगे 0। और इसी तरह DCS ऑफ जेड एक्सिस, ये क्या हो जाएगा 0 0 1। यानी जिस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है उसका अगर उसका हम क्या करेंगे, बाकी अगर x का पूछ रहा है तो x और y और z 0 कर देंगे, x का मान कितना 1 होगा। अगर मान लीजिए y का पूछ रहा है तो y वाला जैसे 3 कोऑर्डिनेट होता है x y z, अगर x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है तो इसको 1 कर लीजिए, बाकी को 0 कर लीजिए। y एक्सिस का पूछ रहा है इसको 1 कर लीजिए, इसको 0 कर लीजिए। z एक्सिस का पूछ रहा है तो इसको 1 कर लीजिए और इसको 0 कर लीजिए। ये आपके तीनों एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस हो गए। इस तरह का क्वेश्चन रहता है, अगर सीधे रहेगा तो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताइए क्या होगा। एक और इंपॉर्टेंट फार्मूला देख लीजिए, फिर तब क्वेश्चन ये आपका क्वेश्चन के रूप में, बहुविकल्पी के रूप में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इनके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं वो हमने बताया। यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं P1 जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और z1, तथा Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। P जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 तथा Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। मिलाने वाली रेखा PQ का उस रेखा पर प्रक्षेप को मिलाने वाली रेखा PQ का उस रेखा पर प्रक्षेप देखिए दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा P और Q, दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाली रेखा का उस रेखा के ऊपर प्रक्षेप जिसकी दिक् को ज्या L M N है। आइए
अब देखिए ये आपका फार्मूला क्या है, P और Q दो बिंदु हैं, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का एक दूसरी रेखा के ऊपर प्रक्षेप जिसका डायरेक्शन कोसाइन क्या है, LMN है, तो PQ का प्रक्षेप इक्वल टू क्या होगा, PQ का प्रक्षेप इक्वल टू मॉड ऑफ L x2 माइनस x1 प्लस M y2 माइनस y1 प्लस N z2 माइनस z1। ये आपका फार्मूला होता है। किसी ऐसी रेखा दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई अगर रेखा है तो उसका प्रक्षेप किसी दूसरी रेखा, जिस भी रेखा पे हमें उसका प्रक्षेप निकालना है, उस रेखा का डायरेक्शन कोसाइन हमें पता होना चाहिए। अगर उसका डायरेक्शन कोसाइन हमें पता है तो हम क्या करेंगे, उसका प्रक्षेप निकाल सकते हैं, उसके ऊपर जो दूसरी रेखा का प्रक्षेप डाला गया है वो हम निकाल सकते हैं। प्रक्षेप का मतलब आप समझ ही रहे होंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, अब इसका इसके ऊपर प्रक्षेप, यहाँ से लंब डाल दीजिए और यहाँ से लंब डालिए। अगर मान लीजिए यहीं से ये रेखा है तो यहाँ से लंब डालिए, ये इसका प्रक्षेप हुआ। अगर ये PQ है तो PQ का इस एक्स एक्सिस पर प्रक्षेप क्या होगा, तो उसी के लिए फार्मूला है। इस पे अगर कोई क्वेश्चन रहेगा तो बता दे रहे हैं हम। जी सर, चढ़ा दिए हैं उसमें, ट्यूटोरियल वाला देखिए सर। हाँ चढ़ा है ना सर। तो ये फार्मूला था, इस पे क्वेश्चन बताएंगे आपको। वो छोटे छोटे क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल 4 क्या कह रहा है, कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, एक बिंदु मान लीजिए P दिया हुआ है, वो क्या है 2,1,5, तथा दूसरा बिंदु हम मान ले रहे हैं Q दिया हुआ है 3,4,3। कह रहा है इनको मिलाने वाली जो रेखा है वो इस समतल द्वारा जिस अनुपात में विभाजित होती है वह अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फिगर में समझ लीजिए। ये मान लीजिए P है और ये Q है। P का कोऑर्डिनेट है आपका 2, 1, 5, Q का कोऑर्डिनेट है 3, 4, 3। ये Q का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इनको मिलाने वाली रेखा एक समतल, ये मान लीजिए कोई समतल है इस तरह से। ये समतल जो है कौन सा समतल है, 2x प्लस 2z 2y माइनस 2z इक्वल टू 1। ये कोई प्लेन है। ये प्लेन इस रेखा को क्या कर रहा है, काट रहा है। किस अनुपात में काट रहा है वो हमें अनुपात ज्ञात करना है। देख लीजिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको ये प्लेन जो है किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, वो अनुपात हम ज्ञात करेंगे। वो अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम मान ले रहे हैं इसको के संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, और जिस बिंदु पे विभाजित कर रहा है उस बिंदु R का कोऑर्डिनेट हम मान ले रहे हैं x, y है। हमने क्या मान लिया, हमने ये माना कि एक रेखा PQ दो बिंदुओं को मिलाने वाली ये रेखा है। रेखा PQ को कोई इस प्लेन जो है R पे कट कर रहा है, बिंदु R पे क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो कट करने के बाद उसका जो कोऑर्डिनेट है वो हमने मान लिया कि XY है।
हमने ये भी माना कि किस रेशियो में कट कर रहा है, इधर का भाग k और इधर का भाग 1 है, इस रेशियो में इसको कट कर रहा है। अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है, ये पॉइंट जहां पे ये प्लेन कट कर रहा है, जिस पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स वाई मान रहे हैं, यह पॉइंट इस प्लेन की इक्वेशन को भी क्या करेगा, संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इसी प्लेन पे भी स्थित है और इस रेखा पर भी स्थित है। इसलिए हम क्या करेंगे, अनुपात वाला फार्मूला लगा के पहले इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात कर लेंगे और फिर उसी कोऑर्डिनेट को यहाँ सेटिस्फाई कराएंगे। तो आइए सबसे पहले x इक्वल टू, देखिए इसका कोऑर्डिनेट, इसका k का गुणा कहाँ होगा, यहाँ होगा, यानी 3k प्लस 1 का गुणा कहाँ होगा 2 में, तो 2 अपान k प्लस 1। ये हो गया आपका इसका x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए k का गुणा 4 में करिए तो 4k प्लस 1 का गुणा 1 में करिए तो 1 अपान k प्लस 1। z इक्वल टू क्या होगा, देखिए z का मान, k का गुणा किस में 3 में, तो 3k प्लस 1 का गुणा 5 में 5 अपान k प्लस 1। देखिए हमने x y z का मान यहाँ पे निकाल लिया। अब यह बिंदु जो है प्लेन को मान लीजिए ये 1, इक्वेशन नंबर 1। उपरोक्त बिंदु समतल पर स्थित है, अतः समीकरण समतल, अतः इसके समीकरण को संतुष्ट करेंगे। तो देखिए इसके समीकरण को संतुष्ट कराइए, 2x की जगह रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3k प्लस 2 अपान k प्लस 1 प्लस y की जगह रखिए तो 3k प्लस 5 अपान k प्लस 1, यहाँ पे 2 प्लस z का मान कितना, 3k, ये 4k प्लस 5 है, 4k प्लस 1 और ये 3k प्लस 5 अपान k प्लस 1, यहाँ पे आपका -2 और इक्वल टू कितना 1। हमने सेटिस्फाई करा दिया। अब देखिए 2 बाई के प्लस 1 दोनों में कॉमन है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा आपका 3k प्लस 2 प्लस 4k प्लस 1 माइनस 3k माइनस 5 इक्वल टू k प्लस 1 उधर गया तो k प्लस 1 बाई 2। जोड़िए, देखिए 3k से कट गया, 4k यहाँ बचा, 4k और यहाँ 2 और 1 3 और यहाँ बचा -2, ये -2 इक्वल टू k प्लस 1 बाई 2। सॉल्व करिए, 2 का यहाँ गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8k माइनस 4 इक्वल टू k प्लस 1। इसको इस तरफ लाइए तो 8k माइनस k इक्वल टू 5, यहाँ हो जाएगा 7k इक्वल टू 5, देयरफॉर k इक्वल टू 5 बाई 7। अब k का मान क्या है, 5 बाई 7 आया। तो देखिए हमने रेशियो क्या माना हुआ है, k संबंधी 1, ये माना हुआ है k रेशियो 1 इक्वल टू क्या आया यहाँ पे 5 बाई 7। तो k का मान यहाँ रख लीजिए, k का मान कितना आया 5 बाई 7 रेशियो 1। अब 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 रेशियो 7 जिनका रेशियो आया। देखिए अभिष्ट अनुपात कितना आया हुआ है 5 रेशियो 7।
ये इसका अनुपात आया हुआ है। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फार्मूला जानते हैं अंतः विभाजन का, उससे हम क्या करेंगे, इसका कोऑर्डिनेट ज्ञात करेंगे और इसी कोऑर्डिनेट को प्लेन के इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करा देंगे और वहां से हमको के का मान निकल जाएगा। जैसे ही के का मान निकल जाएगा वैसे ही हम रेशियो को ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे रेशियो के लिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा हम अगर अपनी तरफ से रेशियो मानते हैं तो कोई भी एक मानी हुई राशि अपनी तरफ से लेते हैं, दूसरा रेशियो वन मानते हैं। जैसे यहाँ पे हमने के माना तो इसको क्या मानेंगे, वन मानेंगे। उससे वेरिएबल कम हो जाते हैं, एक वेरिएबल रहता है और जो आसानी से मान निकल जाता है। जैसे बुक में दो माना हुआ है M1 और M2, उसकी बजाय हम क्या करेंगे, केवल एक ही वेरिएबल लेंगे, एक को वन मान लेंगे। तो हमें सॉल्व करने में क्या होती है, आसानी होती है, क्वेश्चन आसानी के साथ सॉल्व हो जाता है। ठीक इसी तरह के कुछ और क्वेश्चन देखिए। एग्जाम्पल और देखिए एग्जाम्पल 7। छोटा सा क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7। एग्जाम्पल 7 क्या कह रहा है, कह रहा है यदि निर्देशा एक रेखा निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर कोण बनाती है, यानी कोई रेखा है वो एक्स एक्सिस के साथ भी अल्फा कोण बना रही है, वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा कोण और जेड एक्सिस के साथ भी अल्फा कोण, यानी इक्वल एंगल सबके साथ बना रही है। तो उस रेखा का दिक् कोज्या बताइए क्या होगा। यानी वो क्या कह रहा है कि अगर कोई रेखा है वो तीनों एक्सिस के साथ समान कोण बना रही है तो उस रेखा का दिक् कोज्या क्या होगा। आइए देखते हैं, हम सूत्र जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 7 है, बुक में देखिएगा। अब ये एक रिलेशन हम जानते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तीनों बराबर हैं, इक्वल है, यानी तीनों एक रेखा जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ समान कोण बना रही है, यानी अल्फा बीटा गामा। अगर आप देखेंगे तो इसी को हम क्या लिखते हैं, यहां देख लीजिए, यही फार्मूला कैसे होता है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। यानी ये कह रहा है कि ये अल्फा बीटा गामा इन तीनों के मान क्या है, बराबर है। तो अगर अल्फा बीटा गामा के मान बराबर है यानी एल एम एन के मान भी क्या होंगे, बराबर होंगे। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एल इक्वल टू एम इक्वल टू एन, तीनों बराबर हैं, तो ये एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, implies that 3l square equal to 1, therefore l square equal to 1 by 3, therefore implies that therefore l equal to 1 upon root 3। ये आपका यल का मान हुआ। तो ये कह रहा था कि सबका बताइए तीनों बराबर है, तो इसका क्या हो जाएगा, दिक्कोज्या, इसलिए अभिष्ट रेखा की दिक्कोज्या अभिष्ट रेखा की दिक्कोज्या प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 कामा प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 कामा प्लस माइनस 1 अपान रूट 3।
ये जो है रिक्वायर्ड जो लाइन जिसकी दिक को जहां हमसे पूछ रहा है, जिनके क्या है तीनों एंगल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बने हुए कोण क्या है बराबर है, उस रेखा का दिक को ज्या पूछ रहा था। एक और क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल 8। कह रहा सिद्ध कीजिए, एग्जाम्पल 8 कह रहा सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा, ये प्रूव करना हमें साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 3, ये हम जानते हैं। इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 3। ये साइन को सब उधर ले जाइए और इसको इस तरफ, एक मिनट, ये 1 होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इन सबको उस तरफ ले जाइए और यहाँ 1 1 1 3 बार है तो जुड़ेगा तो 3, और वो वाला 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इंप्लाइज दैट, ये हमें प्रूव करना था। देखिए साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2, ये हमें प्रूव करना था। तो देखिए क्वेश्चन में कह रहा था कि प्रूफ कीजिए, ये कह रहा था कि सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो हम पहले से जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 होता है। इसी को हम लिखते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जानते हैं आप कि cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसकी जगह हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसकी जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। अब तीनों ये 1 1 3 बार जुड़ेगा तो 3 हो गया, इस 1 को इस तरफ लाएंगे तो -1 हो गया। यहाँ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा सबके चिन्ह माइनस है, उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, और यहाँ 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, तो आया रिजल्ट आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। तो आज इतना देखिए, फिर कल इसी से हम बताएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पॉइंट, द पॉइंट इन स्पेस से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे, और फिर कल भी इसी पे हम बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे इसके।